गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग सर। कैसे हो सब? अच्छे हो? कैसा रहा वीकेंड? सर बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। मौसम भी अच्छा हो गया ये वीकेंड। स्कूटी आ गई थी। अरे वाह वाह वाह, किसकी स्कूटी आ गई भाई? सर मेरे लिए। इशिका के लिए? नहीं पायल। पायल के लिए। ओहो, फिर तो मिठाई खानी है हमें, पार्टी लेंगे हम। सर बस स्कूल आऊँ जल्दी से बस फिर। अच्छा अच्छा चलो वेरी गुड। ध्यान से चलाना लेकिन स्कूटी, ठीक है ना? यस सर। हाँ, तो लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ वाउचर्स, ठीक है ना? पावर कट हो गया था, उस वजह से हमारा लेक्चर बीच में रह गया था। अगेन हम टाइप्स ऑफ वाउचर से ही स्टार्ट करते हैं। वाउचर्स मैंने आपको बताया था, एक तो होते हैं कैश वाउचर्स और एक होते हैं नॉन कैश वाउचर्स। बता दिया था इस बारे में, तो कैश एंड नॉन कैश। नॉन कैश वाउचर्स को ही हम बोलते हैं ट्रांसफर वाउचर्स। नॉन कैश वाउचर्स को ही हम बोलते हैं ट्रांसफर वाउचर्स। कैश वाउचर्स को हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं डेबिट कैश वाउचर्स, डेबिट वाउचर्स एंड क्रेडिट कैश वाउचर्स। ठीक है ना? डेबिट कैश वाउचर्स एंड क्रेडिट कैश वाउचर्स। अच्छा, डेबिट कैश वाउचर्स किसके लिए होते हैं बच्चों? फॉर कैश। जब एक्सपेंसेस होते हैं। नहीं, ऐसे नहीं बोल सकते आप। फॉर कैश पेमेंट्स, फॉर कैश पेमेंट्स। बेटा अगर असेट्स, अगर हम कैश बेसिस पे परचेज करेंगे तो भी तो डेबिट कैश वाउचर्स बनेगा। तो आप ऐसे भी नहीं बोल सकते कि डेबिट कैश वाउचर्स आर प्रिपेयर्ड व्हेन एक्सपेंसेस आर इनकर्ड। एक्सपेंसेस में अगर मान लो हमने कैश का पेमेंट नहीं किया, एक्सपेंसेस तो इनकर कर दिए लेकिन हमने पेमेंट अभी तक नहीं किया, तो उसको क्या बोलते हैं? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो डेबिट कैश वाउचर्स तो केवल तभी बनेंगे जब कैश पेमेंट होगा। ये कैश पेमेंट के लिए बनते हैं। डेबिट कैश वाउचर्स आर प्रिपेयर्ड फॉर कैश पेमेंट्स एंड क्रेडिट कैश वाउचर्स आर प्रिपेयर्ड फॉर कैश रेसीट्स, फॉर कैश रेसीट्स। जो नॉन कैश वाउचर्स होते हैं, यानी यहाँ पर कैश का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अगर हमने क्रेडिट बेसिस पे गुड्स परचेज किए हैं, क्रेडिट बेसिस पे फिक्स असेट्स परचेज की हैं, क्रेडिट बेसिस पे इन्वेस्टमेंट्स की हैं, तो उस केस के अंदर हम बनाएंगे नॉन कैश वाउचर्स। उस केस में हम बनाएंगे नॉन कैश वाउचर्स। बोलो क्लियर है? ठीक है? यस सर। तो आज हम पढ़ते हैं, पहले डिटेल में पढ़ेंगे। अब हम पहले पढ़ेंगे डेबिट कैश वाउचर्स। डेबिट कैश वाउचर्स फॉर कैश पेमेंट। ये किसके लिए होते हैं? फॉर कैश पेमेंट्स। ठीक है ना? तो कैश वाउचर्स आर प्रिपेयर्ड फॉर कैश ट्रांजेक्शंस, दैट इज कैश receipts and cash payments. These are of two types, debit vouchers and credit vouchers. These are of two types. First type is debit voucher and second type is credit vouchers. Debit vouchers, these are prepared for transactions involving cash payments. ध्यान रखना, डेबिट वाउचर का इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि कैश अकाउंट विल बी डेबिटेड। नो, अपोजिट वे में सोचो। अगर मन में ये आता है कि डेबिट वाउचर्स यानी कैश अकाउंट डेबिट होगा इसके अंदर, नहीं, अपोजिट सोचना कि इसके अंदर फिर अपोजिट वे में काम होगा, कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। या ऐसे लर्न करो कि डेबिट कैश वाउचर्स आर प्रिपेयर्ड फॉर कैश पेमेंट्स एंड क्रेडिट कैश वाउचर्स आर प्रिपेयर्ड फॉर कैश रेसीट्स। तो these are prepared for transactions involving cash payments such as for cash payment of expenses। अगर आप किसी expenses का पेमेंट कर रहे हो कैश में, आपने फिक्स असेट्स परचेज किए या गुड्स आपने परचेज की या इन्वेस्टमेंट्स आपने कैश बेसिस पे की, अगर हमने क्रेडिटर्स को पेमेंट किया इन कैश, हमने क्रेडिटर्स को पेमेंट किया इन कैश, तो भी ये बनेगा। एंड अगर हमने बैंक में ये हमारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है और यहाँ पर बैंक है, ये बैंक है,
दिस इज बैंक, और ये है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने अपने कैश बॉक्स से बैंक के अंदर अमाउंट डिपॉजिट किया, तो कैश इज गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड इट इज डिपॉजिटेड इनटू आवर बैंक अकाउंट। तो यहाँ पर भी डेबिट कैश वाउचर्स बनेगा क्योंकि कैश इज गोइंग आउट। सिंपल सी बात है, इन केस ऑफ डेबिट कैश वाउचर्स कैश विल गो आउट ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बोलो क्लियर है? कंटेंट्स देखो कि डेबिट कैश वाउचर्स के कंटेंट्स क्या होंगे। डेट ऑफ प्रिपेयरिंग वाउचर आएगा, यानी वाउचर किस डेट के ऊपर प्रिपेयर हो रहा है वो डेट आप स्पेसिफाई करोगे। दैट डेट विल बी स्पेसिफाइड, दैट डेट विल बी स्पेसिफाइड। सर और क्या आएगा? सीरियल नंबर ऑफ वाउचर, ये चेक कर लेना कि सीरियल नंबर ऑफ वाउचर स्पेसिफाइड है या नहीं वाउचर पे। वैसे तो वाउचर सीरियली नंबर्ड होते हैं, मान लो प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई, सीरियल नंबर आया ही नहीं, तो फिर आप चेक कर लो कि कौन से सीरियल नंबर का वाउचर है, वो सीरियल नंबर होना मैंडेटरी है, जरूरी है। अकाउंट कौन सा डेबिट होगा? सर देखो डेबिट कैश वाउचर्स बन रहा है तो कैश अकाउंट तो क्रेडिट होगा, तो अकाउंट टू बी क्रेडिटेड वो हम स्पेसिफाई नहीं करेंगे। अकाउंट डेबिट कौन सा होगा, दैट विल बी स्पेसिफाइड इन केस ऑफ डेबिट वाउचर्स। यानी फॉर व्हाट पर्पज कैश is being paid by the business organization, that purpose will be specified, that is which account is to be debited। आप कैश का पेमेंट कर रहे हो एक्सपेंसेस का पेमेंट करने के लिए, इन्वेस्टमेंट परचेज करने के लिए, गुड्स परचेज करने के लिए, फिक्स असेट्स परचेज करने के लिए, क्रेडिटर्स को पेमेंट करने के लिए, किस पर्पज से कैश इज गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, दैट पर्पज विल बी स्पेसिफाइड इन द डेबिट कैश वाउचर्स। तो अकाउंट टू बी डेबिटेड। उसके बाद नरेशन, यानी अ ब्रीफ समरी ऑफ द ट्रांजैक्शन। जो ट्रांजैक्शन हुई है उसकी एक ब्रीफ समरी हम लिखेंगे वहां पर, उसको बोलते हैं नरेशन। उसके बाद नेट अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन, ये लास्ट क्लास में मैंने समझाया था आप लोगों को। नेट अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन मतलब मान लो हमने 1 लाख रुपीस की लिस्ट प्राइस के गुड्स 5000 के ट्रेड डिस्काउंट पे परचेज किए हैं, तो 95,000 नेट हम पे करेंगे, यस और नो? ट्रेड डिस्काउंट लेस करके। Yes, sir. तो नेट अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन, दिस 95,000 इज नोन एज नेट अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन। नेट अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन, नेट अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन, ठीक है। उसके बाद आप बताओगे श्योर्स डॉक्यूमेंट्स नंबर। श्योर्स डॉक्यूमेंट नंबर यानी जब हम डेबिट कैश वाउचर बना रहे हैं तो श्योर्स डॉक्यूमेंट नंबर हम स्पेसिफाई करेंगे वाउचर के ऊपर। सर श्योर्स डॉक्यूमेंट क्या होगा? कैश मेमो हो सकता है आपके पास, आप परचेज करो तो कैश मेमो रिसीव करोगे ना। बोलो, गुड्स हम परचेज कर रहे हैं या कोई एसेट हम परचेज कर रहे हैं या इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं, हमें कैश मेमो मिलेगा। इन्वेस्टमेंट परचेज कर रहे हैं तो जो इन्वेस्टमेंट आप परचेज कर रहे हो उससे रिलेटेड सर्टिफिकेट आपको मिलेगा, तो वो सर्टिफिकेट नंबर या कैश मेमो नंबर आप स्पेसिफाई करोगे। सर और क्या मिल सकता है हमें श्योर्स डॉक्यूमेंट में? देखो श्योर्स डॉक्यूमेंट में हमारे पास कैश मेमो हो सकता है, श्योर्स डॉक्यूमेंट में हमारे पास सर्टिफिकेट नंबर हो सकता है। सर सर्टिफिकेट नंबर मतलब, अरे जब इन्वेस्टमेंट करोगे तो किसी कंपनी के शेयर्स या डिबेंचर्स परचेज करोगे या बैंक में फिक्स डिपॉजिट कराओगे, तो फिक्स डिपॉजिट सर्टिफिकेट के ऊपर भी एक कस्टमर आईडी होता है, तो वो सर्टिफिकेट नंबर आप लिखोगे। उसके अलावा और क्या हो सकता है हमारे पास? हमारे पास कैश रेसीट हो सकती है। भाई हम जिसको पेमेंट कर रहे हैं वो रिसीव कर रहे हैं ना अमाउंट, तो वो कैश रेसीट्स इश्यू नहीं करेगा हमें जैसे ही पेमेंट रिसीव करेगा। कैश रेसिप्ट पढ़ाया था मैंने आप लोगों को श्योर्स डॉक्यूमेंट्स में। Yes, sir. तो वो कैश रेसिट की ओरिजिनल कॉपी हमें मिलेगी, तो उस कैश रेसिट का नंबर हम यहाँ पर डेबिट कैश वाउचर के अंदर क्या करेंगे? स्पेसिफाई करेंगे। ठीक है, बोलो ठीक है क्या? हाँ सर ठीक है। अब बात ये है बच्चों, अब बात ये है कि अगर डेबिट कैश वाउचर हम बना रहे हैं यानी हमने कैश पेमेंट किया, अगर हमारे पास श्योर्स डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है, मान लो हमारे पास श्योर्स डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है, तो सर उस केस के अंदर क्या होगा? अगर हमारे पास श्योर्स डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है, लाइक हमारे पास कैश मेमो भी नहीं है, कैश रेसीट भी नहीं है, सर्टिफिकेट भी नहीं है, अगर ये चीज़ें नहीं हैं
तो देखो वाउचर्स जो प्रिपेयर हो रहा है उसमें ये साइड जो होती है ये होती है रेसीट साइड, ये होती है रेसीट्स के लिए। यानी यहाँ पर जिस पर्सन ने हमसे अमाउंट रिसीव किया है, मान लो हम हैं मिस्टर एक्स, वी आर मिस्टर एक्स, और हम पेमेंट कर रहे हैं मिस्टर वाई को, तो मिस्टर वाई इज अ रिसीवर ऑफ कैश, यस और नो? मिस्टर वाई इज अ रिसीवर ऑफ कैश। Yes, sir. तो अगर हमारे पास कैश मेमो नंबर या कैश रेसीट या सर्टिफिकेट नंबर नहीं है, और सर्टिफिकेट नंबर नहीं है, तो ये रेसीट साइड हम मिस्टर वाई से फिल करा के यहाँ पर उसके सिग्नेचर ले लेंगे, सिग्नेचर ले लेंगे। और अगर जो पेमेंट हम कर रहे हैं वो अगर 5000 इज इक्वल टू 5000 है या ग्रेटर देन 5000 है, इफ द पेमेंट विच वी आर मेकिंग टू मिस्टर वाई इज इक्वल टू ₹5000 और ग्रेटर देन 5000, देन यहाँ पर ₹1 की रिवेन्यू स्टैंप लगती है। क्या लगती है? ₹1 की रिवेन्यू स्टैंप लगती है। और अक्रॉस द स्टैंप हम क्या करेंगे? ओवर द स्टैंप हम क्या करेंगे? सिग्नेचर कराएंगे। किसके? रिसीवर ऑफ कैश के, रिसीवर ऑफ कैश के। तो देख लो बुक के अंदर, इन केस द श्योर्स डॉक्यूमेंट इज नॉट अवेलेबल फॉर अ ट्रांजेक्शन, द रेसीट पोर्शन of the debit voucher is filled and is used as श्योर्स डॉक्यूमेंट। आई होप समझ में आ गया होगा। यहाँ तो आप वाउचर की डिटेल फिल करोगे, सारी चीज़ें, भाई ऑर्गेनाइजेशन का नाम आ गया, डेट आ गई, वाउचर नंबर आ गया, वाउचर का सीरियल नंबर आ गया, किस पर्सन को पेमेंट कर रहे हो, अकाउंट टू बी डेबिटेड वो आ गया, नरेशन आ गई, नरेशन आ गई, नेट अमाउंट आ गया, वो सारी डिटेल्स तो आप यहाँ फिल करोगे। अगर आपके पास सोर्स डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है तो लेफ्ट हैंड साइड में रेसीट का एक कॉलम होता है, वहाँ पर जो अमाउंट सामने वाली पार्टी रिसीव कर रही है उस पार्टी को जैसे हम पेमेंट करेंगे यहाँ पर उससे सिग्नेचर करा लेंगे। और अगर पेमेंट 5000 या उससे ज़्यादा का है तो ₹1 की फिर रेवेन्यू स्टैंप लगती है। ₹1 की रेवेन्यू स्टैंप लगती है। बोलो समझ में आ गया क्या? यस सर। सर ये रेसीट पोर्शन काम क्या आता है बेटा? फिर ये फ्यूचर में श्योर्स डॉक्यूमेंट का काम करता है। ये रेसीट पोर्शन क्या काम करेगा? श्योर्स डॉक्यूमेंट का काम करेगा। क्लियर है? तो देखो, इन केस द श्योर्स डॉक्यूमेंट इज नॉट अवेलेबल फॉर अ ट्रांजेक्शन, द रेसीट पोर्शन ऑफ द डेबिट वाउचर इज फिल्ड एंड इज यूज्ड एज श्योर्स डॉक्यूमेंट। If the net amount of the debit voucher is ₹5000 or more, a revenue stamp of ₹1 is affixed and the signature of the person receiving the payment are obtained across the revenue stamp. जो revenue stamp लगेगी उसके ऊपर across the revenue stamp receiver of cash के signature लेंगे हम। I hope समझ में आ गया होगा। Yes, sir. नेक्स्ट पेज के ऊपर आ जाओ। एक आपको सैंपल दे रखा है डेबिट कैश वाउचर का, आपको डेबिट कैश वाउचर का सैंपल दे रखा है, डेबिट कैश वाउचर का सैंपल दे रखा है। ये देखो, ये है आपका रेसीट पोर्शन। यानी अगर इस वाउचर के साथ, अगर इस वाउचर के साथ हमारे पास अटैच करने के लिए श्योर्स डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है तो ये जो पोर्शन है, दिख रहा होगा ये पोर्शन, ये जो पोर्शन है पीडीएफ में दिख रहा होगा आपके पास, जो पीडीएफ है दिख रहा है, देख रहे हो ना सब अपनी बुक्स के अंदर, बुक्स अवेलेबल है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ले आए हैं। Yes, sir. तो ये जो पोर्शन है ये है रेसीट साइड। अगर श्योर्स डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है तो इसको हम श्योरली फिलअप करवाएंगे। श्योर्स डॉक्यूमेंट अवेलेबल है तो फिर इसको फिल नहीं कराया जाता। इफ कैश मेमो, कैश रेसीट, सर्टिफिकेट नंबर etc. are available in case of debit cash voucher, then this portion will be left blank. फिर इसको blank छोड़ दिया जाएगा। But if source document is not available, then this receipt portion will be filled and the signature will be taken by the receiver of cash. If the amount which is being paid is equal to or more than ₹5000, then a revenue stamp of ₹1 will be affixed
एंड सिग्नेचर विल बी टेकन ऑफ द रिसीवर ऑफ कैश। बोलो समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. अब ये जो हमने डेबिट वाउचर बनाया है सर, ये कैश वाउचर है, ये कैसे पता लग रहा है? क्योंकि केवल ये लिख रखा है अकाउंट टू बी डेबिटेड, अकाउंट टू बी क्रेडिटेड नहीं लिखा हुआ, अकाउंट टू बी क्रेडिटेड नहीं लिखा हुआ, अकाउंट टू बी क्रेडिटेड नहीं लिखा हुआ। इन केस ऑफ डेबिट कैश वाउचर, डेबिट कैश वाउचर किस पर्पज से बनाते हैं? फॉर कैश पेमेंट। तो कैश अकाउंट तो बाय डिफॉल्ट क्रेडिट होगा, डेबिट क्या हो रहा है? ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट, ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट हो रहा है, यानी हमने ऑफिस इक्विपमेंट परचेज किया है फॉर कैश। आई होप समझ में आ गया होगा। Yes, sir. अब देखो लिखा है इन्होंने नोट के अंदर, सिंस द सोर्स डॉक्यूमेंट दैट इज कैश मेमो नंबर 521। आप नरेशन देखोगे ना, नरेशन जो ब्रैकेट में लिखी हुई है, फॉर फाइलिंग कैबिनेट परचेज फॉर कैश वाइड कैश मेमो नंबर 521 लिखा हुआ है ना। Yes, sir. ये कैश मेमो नंबर क्योंकि हमने इसका रेफरेंस दे दिया, ये सोर्स डॉक्यूमेंट का काम करेगा। कैश मेमो हमने अटैच किया होगा इस वाउचर के साथ। अब क्योंकि कैश मेमो नंबर का आपने रेफरेंस दे दिया, इसलिए ये रेसीट पोर्शन ब्लैंक छोड़ा हुआ है, इसलिए ये रेसीट पोर्शन ब्लैंक छोड़ा हुआ है। क्लियर है? सर सिर्फ कितनी सी नरेशन होती है? हाँ बेटा, नरेशन तो मैं कह रहा हूँ ना, एक समरी होती है ट्रांजैक्शन की। नरेशन इज जस्ट समरी ऑफ ट्रांजैक्शन। तो समरी तो बेटा छोटा ही लिखेंगे। आप इंग्लिश के अंदर कोई पोएम पढ़ते हो और मैडम कहती है इसकी समरी लिख के लेके आना, तो आप डिटेल में थोड़ी ना लिखते हो, शॉर्ट में ही तो लिखते हो उसको। जी सर। तो समरी तो शॉर्ट में लिखोगे बेटा। अब नेक्स्ट है आपका क्रेडिट वाउचर्स, यानी क्रेडिट कैश वाउचर्स। क्रेडिट कैश वाउचर्स, दीज आर प्रिपेयर्ड फॉर ट्रांजेक्शन्स इन्वॉल्विंग कैश रेसीट्स। जो क्रेडिट कैश वाउचर्स होते हैं वो कैश रेसीट्स के लिए इश्यू किए जाते हैं, प्रिपेयर किए जाते हैं। अब कैश रेसीट्स होंगी किस पर्पज से हो सकती हैं? फॉर कैश रेसीट ऑफ एनी इनकम, फॉर कैश रेसीट्स फ्रॉम डेटर्स, फॉर कैश सेल्स ऑफ गुड्स, फॉर कैश सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, फॉर कैश सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स, फॉर कैश सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स, फॉर पेमेंट रिसीव फ्रॉम द डेटर्स एटसेट्रा। हमने बैंक से अगर कैश विड्रॉ किया फॉर बिजनेस पर्पज, देखो बैंक से दो पर्पज के लिए प्रोप्राइटर कैश विड्रॉ कर सकता है, एक तो फॉर पर्सनल पर्पज और एक बिजनेस पर्पज। अगर पर्सनल पर्पज से विड्रॉ कर रहा है, अगर पर्सनल पर्पज से विड्रॉ कर रहा है तो पैसा बिजनेस में आ रहा है या प्रोप्राइटर की पॉकेट में जा रहा है? बिजनेस में आ रहा है ना। अरे अगर पर्सनल पर्पज के लिए विड्रॉ कर रहा है तो बिजनेस में कहाँ आ रहा है? वो तो प्रोप्राइटर अपने ठीक है ना। हाँ। अगर बिजनेस पर्पस के लिए विड्रॉ कर रहा है प्रोप्राइटर, तो यहाँ पर बनेगा क्रेडिट कैश वाउचर, क्योंकि फिर कैश बिजनेस में आ रहा है, बिजनेस से बाहर नहीं जा रहा। ठीक है ना। तो फॉर विड्रॉइंग कैश फ्रॉम द बैंक। अब इसमें कंटेंट्स क्या होंगे इन केस ऑफ क्रेडिट कैश वाउचर? वही चीजें, डेट ऑफ प्रिपेयरिंग वाउचर, सीरियल नंबर ऑफ द वाउचर, अकाउंट टू बी क्रेडिटेड नॉट डेबिटेड, क्योंकि कैश अकाउंट डेबिट होगा बाय डिफॉल्ट, तो अकाउंट टू बी क्रेडिटेड, एंड समरी ऑफ ट्रांजैक्शन यानी नरेशन, नरेशन नेट अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन, और यहाँ पर बोल रहा है वो सोर्स डॉक्यूमेंट नंबर से कैश मेमो नंबर। सर फॉर्मेट हम देख रहे हैं क्रेडिट वाउचर का यानी क्रेडिट कैश वाउचर का, तो यहाँ पर तो कोई रेसीट का हमें पोर्शन दिया हुआ ही नहीं। डेबिट में तो दिया था, ये रहा डेबिट में तो दिया था, क्रेडिट में तो कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है। ऐसा क्यों सर? ऐसा क्यों? आप सोचो बेटा, अगर हम कैश रिसीव कर रहे हैं किसी पर्सन से, तो हम उसको कैश रेसीट इशू करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे, हर हालत में करेंगे। यस और नो? यस सर। तो बेटा इस केस में, इन केस ऑफ क्रेडिट कैश वाउचर्स, हमारे पास हमेशा कैश रेसीट अवेलेबल होगी। कैश रेसीट तो कम से कम हमारे पास हमेशा अवेलेबल होगी। और अगर नहीं है, अगर मान लो नहीं है, तो हाथ की हाथ इशू कर दो भाई। आप पेमेंट रिसीव कर रहे हो ना, पेमेंट रिसीव कर रहे हो, अगर कैश रेसीट अभी तक आपने जनरेट नहीं की है तो हैंड टू हैंड जनरेट कर लो कैश रेसीट। तो इस केस, इस वजह से ये आपको दिखेगा क्रेडिट कैश वाउचर में डेबिट कैश वाउचर की तरह रेसीट पोर्शन का कोई सेपरेट पार्ट नहीं होता वाउचर के साथ अटैच।
यहाँ पर कोई पार्ट अटैच नहीं होता, जबकि यहाँ पर ये पार्ट अटैच था। बोलो बात समझ में आ गई? Yes, sir. तो चाहो तो लिख लो, बुक्स सब लिया है ना? Yes, sir. ऐसा कोई बच्चा जो बुक नहीं लेके आया हो? बुक सब लिया? हाँ बेटा बोलो। सर हमारी बुकें गलत आ गई। अब मैंने तुमको बोल दिया था कि जो बुक आएगी वो 2 सेट में आएगी। स्टेट बोर्ड की बुक 2 सेट में आएगी, और अगर आप सीबीएसई वाली लाओगे तो सिंगल सेट में ही आएगी, एक ही बुक आएगी। तो अगर स्टेट बोर्ड की लेके आनी है तो इस बुक को चेंज करा लेना, सिंपल सी बात है। अब ऐसा करो, क्रेडिट कैश वाउचर पर स्टार मार्क करके पेज के टॉप पे लिखो, पेज के टॉप पे लिखो। जिसको बुक चेंज करवानी है वो बुक में मत लिखना, अभी एक बार सेपरेटली लिख लो, कहीं लिखो, क्योंकि आप बाद में कंफ्यूज हो सकते हो कि क्रेडिट वाउचर के अंदर ये रेसीट का पार्ट क्यों नहीं आया, डेबिट में तो आ रहा है, क्रेडिट में क्यों नहीं आया, तो उसका रीज़न लिखो। इन दिस केस, यानी इन केस ऑफ क्रेडिट कैश वाउचर, in case of credit cash voucher, in case of credit cash voucher, Sures document will be always available. Sures document will be always available. In case of credit cash voucher, Sures document will be always available. Since we are receiving cash, so at least cash receipt will be issued by us. Since we are receiving cash, so at least cash receipt will be issued by us. Clarity है ना? बोलो, क्लियर है? बेटा जवाब दो। Yes, sir. Since business organization is receiving cash, so at least cash receipt will be generated by the business organization. By the business organization. ठीक है, तो अगर कैश रेसीट हम जनरेट कर रहे हैं या इशू कर रहे हैं तो डुप्लीकेट कॉपी ऑफ कैश रेसीट विल बी अवेलेबल विद द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बोलो यस और नो? Yes, sir. ठीक है ना, तो लिख लो आगे, आगे और लिख लो। So duplicate copy of cash receipt will always be available with the business organization. So duplicate copy of the cash receipt will be always available with the business organization. With the business organization, BO लिख ले बेटा, business organization. चलो कैश वाउचर समझ में आ गए? Yes, sir. अब देखो नॉन कैश वाउचर्स, नॉन कैश वाउचर्स को ट्रांसफर वाउचर्स भी बोलते हैं। नॉन कैश वाउचर्स और ट्रांसफर वाउचर्स, नॉन कैश वाउचर्स और ट्रांसफर वाउचर्स। नॉन कैश वाउचर्स और ट्रांसफर वाउचर्स किस पर्पस से प्रिपेयर किए जाते हैं? These vouchers are prepared by the accountant of the business organization for the transactions not involving cash. जिन ट्रांजेक्शन्स में कैश इन्वॉल्व नहीं होता वहाँ पर नॉन कैश यानी ट्रांसफर वाउचर्स प्रिपेयर किए जाते हैं। तो नॉन कैश वाउचर्स किस पर्पज से बनेंगे? फॉर क्रेडिट परचेज और क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स। अगर गुड्स आप क्रेडिट बेसिस पे परचेज कर रहे हो या क्रेडिट बेसिस पे सेल कर रहे हो तो नॉन कैश वाउचर बनेंगे। आप अगर इन्वेस्टमेंट्स क्रेडिट बेसिस पे परचेज या सेल कर रहे हो, आप अगर फिक्स असेट्स क्रेडिट या क्रेडिट बेसिस पे परचेज या सेल कर रहे हो, ठीक है ना, तो आपके क्या बनेंगे? ट्रांसफर वाउचर्स। उसके अलावा हमने पढ़ा था ना बैड डेट्स, यस और नो? बैड डेट्स पढ़ाया था मैंने आप लोगों को। यानी अगर हम किसी कस्टमर को गुड्स क्रेडिट बेसिस पे सेल किया, हमने मान लो 20,000 रुपीज़ के गुड्स हमने क्रेडिट बेसिस पे सेल किए मिस्टर एक्स को हमने क्रेडिट बेसिस पे गुड्स सेल किए 20,000 रुपीज़ के। आफ्टर सम टाइम जब ड्यू डेट आई तो हमने मिस्टर एक्स से 20,000 रुपीज़ डिमांड किए
तो हमको पता लगा कि एक्स ने तो खुद को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करा दिया है और एक्स से हमें केवल और केवल 12,000 रुपीज़ रिसीव हुए। तो जो 8,000 है वो क्या है आपकी बैड डेट्स। बोलो पढ़ाया था ये? हाँ सर, सेकंड चैप्टर में आपने पढ़ाया था बैड डेट्स, मैंने सेकंड चैप्टर में पढ़ाया था आप लोगों को। तो अगर बैड डेट्स होती हैं तो बताओ बैड डेट्स के अंदर क्या कोई कैश इन्वॉल्वमेंट हुआ? आंसर इज नो, आंसर इज नो। केवल हमें 12,000 रिसीव हुए उसके लिए तो कैश वाउचर बनेगा, लेकिन जो 8,000 बैड डेट्स हुई वहाँ पे कैश इन्वॉल्वमेंट कहाँ है? वहाँ तो कोई कैश का इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, ये तो बैड डेट्स का लॉस हुआ है। तो अगर बैड डेट्स होती हैं, बैड डेट्स को हम राइट ऑफ कर रहे हैं, या अगर किसी फिक्स एसेट के ऊपर, टेंजिबल फिक्स एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी नॉन कैश यानी ट्रांसफर वाउचर्स हम प्रिपेयर करते हैं। बोलो समझ में आ गया? Yes, sir. सर एक बार, हाँ बेटा बोलो क्या हुआ? सर एक बार और बता दो। क्या समझ में नहीं आया? कौन सा पॉइंट समझ में नहीं आया? बोलो बेटा। सर वो ट्रांसफर करने वाला की मतलब जैसे इससे लिया तो उसको ट्रांसफर कर दिया एक बार। ट्रांसफर कुछ नहीं किया बेटा, नॉन कैश वाउचर्स को ही ट्रांसफर वाउचर्स बोलते हैं। ट्रांसफर कुछ नहीं कर रहे हम, किसी को कुछ ट्रांसफर नहीं कर रहे। नॉन कैश वाउचर्स को ट्रांसफर वाउचर्स भी बोलते हैं, यानी ट्रांजैक्शंस जिनके अंदर कैश का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, उन ट्रांजैक्शंस के लिए हम नॉन कैश वाउचर्स प्रिपेयर करते हैं। वी आर नॉट ट्रांसफरिंग एनीथिंग, हम किसी पर्सन को कुछ ट्रांसफ़र नहीं कर रहे हैं, ये तो वाउचर का नाम है। नॉन कैश वाउचर्स को ट्रांसफ़र वाउचर भी बोलते हैं, सिनोनिम है नॉन कैश वाउचर का। अगर ये एग्जाम्पल समझ में नहीं आया तो एग्जाम्पल वापस समझाऊँ? तो बता दीजिए एक बार। देखो हमने मिस्टर एक्स को, हम हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, हमने मिस्टर एक्स को 20,000 के गुड्स क्रेडिट बेसिस पे सेल किए। जब ड्यू डेट आई तो हमें पता लगा मिस्टर एक्स ने तो खुद को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करा लिया और 20,000 में से ओनली 12,000 विल बी रियलाइज्ड फ्रॉम मिस्टर एक्स, यानी आउट ऑफ 20,000 ओनली 12,000 कैन बी रिसीव फ्रॉम मिस्टर एक्स। तो जो 12,000 रिसीव हो रहे हैं उसके लिए हम एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट 12,000। जो रिसीव हो रहा है 12,000 कैश अकाउंट डेबिट होगा अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ रियल अकाउंट। डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश अकाउंट इज कमिंग इन, 12,000 डेबिट करेंगे। बैड डेट्स का हमें लॉस हो गया तो बैड डेट्स अकाउंट डेबिट नॉमिनल नेचर का है, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट कितना 8,000 नॉमिनल अकाउंट्स के रूल, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, बैड डेट्स लॉस है। और कैश और बैड डेट्स ये किससे हुए? मिस्टर एक्स से, तो टू मिस्टर एक्स अकाउंट 20,000। एक्स हमारा डेटा था, अब उसके अकाउंट को हमने पूरी तरह से क्रेडिट कर दिया, अकाउंट हो गया क्लोज। अब देखो ये जो कैश रिसीव हुआ है इसके लिए तो क्या बनेगा? क्रेडिट कैश वाउचर। इसके लिए क्या बनेगा? क्रेडिट कैश वाउचर। फॉर कैश रेसिट बनता है। और जो बैड डेट्स हुए हैं एंट्री क्या हो रही है? बैड डेट्स टू मिस्टर एक्स 8,000। भाई इस 12,000 के दो टुकड़े कर लो ना, एक तो 12,000 इसके इंक्लूडेड है, एक 8,000 इंक्लूडेड है इसमें। तो जो 8,000 वाला पार्ट है ये बैड डेट्स वाला, इसके लिए क्या बनेगा? नॉन कैश वाउचर। इसके लिए क्या बनेगा? नॉन कैश वाउचर। बोलो क्लियर है अब? यस Yes, sir. अब कंटेंट्स देख लो। नॉन कैश वाउचर्स में कंटेंट्स क्या होंगे? वही डेट ऑफ प्रिपेयरिंग वाउचर, सीरियल नंबर ऑफ द वाउचर। अब ध्यान रखना यहाँ पर नेम ऑफ अकाउंट डेबिटेड एंड नेम ऑफ अकाउंट क्रेडिटेड दोनों लिखे जाएंगे, क्योंकि कैश वाउचर्स में जब हम डेबिट कैश वाउचर्स बना रहे थे फॉर कैश पेमेंट तो कैश अकाउंट बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पर क्रेडिट होता है, और क्रेडिट कैश वाउचर जहाँ पर कैश रेसीट्स के लिए हम क्रेडिट कैश वाउचर बनाते हैं वहाँ पे कैश अकाउंट बाय डिफ़ॉल्ट डेबिट होता है। तो वहाँ पर कैश अकाउंट डेबिट होगा या कैश अकाउंट क्रेडिट होगा वो हम नहीं लिखते। लेकिन नॉन कैश वाउचर्स और ट्रांसफ़र वाउचर तो डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। डिफरेंट टाइप्स की बिजनेस ट्रांजैक्शंस के लिए ये वाउचर्स प्रिपेयर किए जाते हैं जहाँ पर कैश का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। तो जब कैश का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता और हमें नहीं पता अकाउंट कौन सा डेबिट और क्रेडिट होगा बाय डिफ़ॉल्ट, तो आपको दोनों अकाउंट बताने पड़ेंगे कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। बोलो समझ में आ गया? यस सर। तो यहाँ पर आपको दोनों चीज़ें बतानी पड़ेंगी कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। ठीक है, उसके बाद नरेशन दोगे, यानी
अ समरी एक्सप्लेनेशन ऑफ द ट्रांजैक्शन। आपको बताना पड़ेगा कि आपने कौन सी बिजनेस ट्रांजैक्शन के लिए ये अकाउंट डेबिट और क्रेडिट किए हैं। तो एक ब्रीफ समरी हमें देनी पड़ती है ट्रांजैक्शन की। उसके बाद नेट अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन, उसके बाद नेट अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन, और लास्ट में आपको बताने हैं श्योर्स डॉक्यूमेंट नंबर। तो श्योर्स डॉक्यूमेंट यहाँ पर क्या क्या हो सकते हैं नॉन कैश वाउचर्स में, क्या क्या श्योर्स डॉक्यूमेंट हो सकते हैं? इनवॉइस हो सकता है, बिल हो सकता है, ठीक है ना, इनवॉइस हो सकता है, बिल हो सकता है। ये नॉन कैश वाउचर्स के अंदर आप साथ में अटैच करोगे तो इनवॉइस या बिल नंबर आ जाएगा। अब आपको एक सैंपल दे रखा है, हमने 15 फेब 2017 को कोहिनूर इलेक्ट्रिकल कंपनी ने परचेज किए 100 ट्यूबलाइट्स एट द रेट ऑफ 150 ईच एंड 5 सीलिंग फैंस एट द रेट ऑफ 8000 ईच ऑन क्रेडिट फ्रॉम तिरुपति इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। किससे परचेज किए? फ्रॉम तिरुपति इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। वाउचर फॉर दिस ट्रांजेक्शन विल बी प्रिपेयर्ड एज फॉलोज। अब वाउचर प्रिपेयर कौन कर रहा है? देखो एड्रेस में लिखा है मैसर्स कोहिनूर इलेक्ट्रिकल्स कंपनी, यानी परचेजर जो है वो वाउचर बना रहा है। सर सेलर भी बनाएगा क्या? हाँ बेटा, सेलर का अकाउंटेंट वहाँ अपनी ऑर्गेनाइजेशन में बनाएगा और परचेजर का अकाउंटेंट अपनी ऑर्गेनाइजेशन में वाउचर बनाएगा। सिंपल सी बात है वो तो ये देखो वाउचर नंबर ये रहा, डेट ये रही, ठीक है। उसके बाद अकाउंट टू बी डेबिटेड। अब देखो इलेक्ट्रिकल कंपनी है और परचेज क्या कर रही है? ट्यूबलाइट, सीलिंग फैंस। तो इन गुड्स में ही तो डील करती है इलेक्ट्रिकल कंपनी, यस और नो? एक इलेक्ट्रिकल कंपनी जो होगी वो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम में ही तो डील करेगी। तो इन्होंने परचेज क्या किए? ट्यूबलाइट, सीलिंग फैंस। तो अभी यहाँ पर ये मत लिख देना कि ट्यूबलाइट्स और सीलिंग फैंस ये आपके गुड्स बन जाएंगे, क्योंकि इन्हीं में आप डील करते हो। इसलिए परचेज अकाउंट डेबिट, अकाउंट टू बी डेबिटेड परचेज अकाउंट, और अकाउंट टू बी क्रेडिटेड किससे परचेज किए? तिरुपति इलेक्ट्रिकल्स कंपनी से। तो देखो क्रेडिट क्या हो रहा है? तिरुपति इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। यानी हमें यहाँ पे दोनों चीज़ें बतानी पड़ेंगी, अकाउंट टू बी डेबिटेड एंड अकाउंट टू बी क्रेडिटेड। अब आपने डिटेल दे दी, 100 ट्यूबलाइट्स परचेज की एट द रेट ऑफ 150, 15,000 हो गया अमाउंट, और 5 सीलिंग फैंस परचेज किए 8000 ईच के, तो 40,000 ये हो गया, टोटल हो गया 55,000। बस सिग्नेचर मैनेजर, सिग्नेचर अकाउंटेंट, क्योंकि हमारे वाउचर के ऊपर दोनों लोग सिग्नेचर करते हैं। अकाउंटेंट पहले सिग्नेचर करता है और फिर ऑथराइज पर्सन। ऑथराइज पर्सन कौन है? मैनेजर। मैनेजर, बोलो क्लियर है? नॉन कैश वाउचर्स में किसी को कोई प्रॉब्लम हुआ हो तो बोलो। अब लास्ट टॉपिक है चैप्टर का, कंपाउंड वाउचर। Compound vouchers are those vouchers which are prepared for a transaction in which 2 or more accounts are debited and only one account is credited, or 2 or more accounts are credited and only one account is debited. सर रिपीट करो बेटा, कंपाउंड वाउचर्स वो वाउचर्स हैं जो उन बिजनेस ट्रांजेक्शन्स के लिए प्रिपेयर किए जाते हैं जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा अकाउंट डेबिट हो रहे हैं एट द सेम टाइम, और केवल एक ही अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, या 2 या 2 से ज़्यादा अकाउंट क्रेडिट हो रहे हैं और केवल एक ही अकाउंट डेबिट हो रहा है। तो ऐसे वाउचर्स को हम बोलते हैं कंपाउंड वाउचर्स। बोलो समझ में आया? इतना लो कैसे साउंड कर रहे हो आज? क्या बात है, मज़ा नहीं आ रहा क्या पढ़ने में? हाँ, ऐसी एनर्जी होनी चाहिए, ऐसी एनर्जी होनी चाहिए। तो कंपाउंड वाउचर्स के सर एग्जांपल बताओ। देखो कंपाउंड वाउचर 2 टाइप के होते हैं। यहाँ पर भी एक होता है डेबिट वाउचर और एक होता है क्रेडिट वाउचर। डेबिट वाउचर एंड क्रेडिट वाउचर। डेबिट वाउचर्स तब बनाएंगे when 2 or more accounts are debited and only one account is credited, and credit voucher तब बनाएंगे when 2 or more accounts are credited and only one account is debited। सर एग्जाम्पल दो, हमें ऐसे समझ में नहीं आता।
मान लो 15 अगस्त 2020 को हम एक तो रेंट का पेमेंट कर रहे हैं, रेंट ऑफ ₹20,000, और हम अपने एम्प्लॉय को सैलरी का भी पेमेंट कर रहे हैं, सैलरी ऑफ ₹30,000। सेम डे के ऊपर हम 20,000 का रेंट और 30,000 की सैलरी का पेमेंट कर रहे हैं, और क्रेडिट क्या होगा? कैश अकाउंट, बोलो कैश अकाउंट क्रेडिट होगा ना 50,000 से, बोलो यस और नो। यस सर। तो यहाँ पर बेटा रेंट एक्सपेंस है, सैलरी एक्सपेंस है, तो हमने नॉमिनल अकाउंट के रूल पढ़े थे, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो देखो 2 और मोर अकाउंट्स डेबिट हो रहे हैं, रेंट अकाउंट डेबिट 20,000 रुपीज, सैलरी अकाउंट डेबिट 30,000 रुपीज, टू कैश अकाउंट 50,000 रुपीज। तो 2 और मोर अकाउंट्स आर डेबिटेड एंड ओनली 1 अकाउंट इज क्रेडिटेड। यहाँ पर 2 अकाउंट्स हैं जो डेबिट हो रहे हैं और यहाँ पे 1 अकाउंट है जो क्रेडिट हो रहा है। तो यहाँ पर जो हम डेबिट वाउचर बनाएंगे, दैट डेबिट वाउचर विल बी नोन एज डेबिट कंपाउंड वाउचर। बोलो समझ में आ गया? डेबिट कंपाउंड वाउचर। क्रेडिट में क्या होगा? 2 और मोर अकाउंट्स आर क्रेडिटेड एंड ओनली 1 अकाउंट इज डेबिटेड। In such a case, the voucher that will be prepared is known as credit compound voucher। यानी वो 2 या 2 से ज़्यादा अकाउंट को क्या करता है? कंपाउंड करता है। समझ में आ गई बात? यस सर। तो पढ़ लो कंपाउंड वाउचर। A document showing a transaction that contains multiple debits and 1 credit, or which contains multiple credits and 1 debit is called compound voucher। Thus a compound voucher may be of 2 types, debit voucher and क्रेडिट वाउचर। नेक्स्ट पेज पे जाओ, आपको मिलेगा डेबिट वाउचर एंड क्रेडिट वाउचर। डेबिट वाउचर, अ डॉक्यूमेंट शोइंग अ ट्रांजैक्शन दैट कंटेन्स मल्टीपल डेबिट्स एंड 1 क्रेडिट। एंड क्रेडिट वाउचर, अ डॉक्यूमेंट शोइंग ट्रांजैक्शन दैट कंटेन्स मल्टीपल क्रेडिट्स एंड ओनली सिंगल डेबिट इज कॉल्ड क्रेडिट वाउचर। क्लियर है? यस सर। सर आज का होमवर्क, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ लेना, एसेंशियल ऑफ वाउचर्स। ये मेरे पढ़ाने की इसमें कोई चीज़ नहीं है, इसको पढ़ लेना, एसेंशियल ऑफ वाउचर्स, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वाउचर। और सर क्या करना है, यहाँ से स्टार्ट कर लेना, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस यहाँ से स्टार्ट करोगे। नेक्स्ट पेज के ऊपर ये सारे क्वेश्चंस करने हैं आपको, पेज नंबर 8.9 के ऊपर जो गिवन है, ये सब क्वेश्चंस आपको करने हैं, ये सब क्वेश्चंस आपको करने हैं। आपके पेज नंबर 8.8 के ऊपर वेरी शॉर्ट आंसर जो क्वेश्चंस हैं वो करना है आपको। पेज नंबर 8.9 के ऊपर जो सारे क्वेश्चंस गिवन है वो भी आपको करने हैं। ठीक है बेटा, दैट्स ऑल। दिस इज द लास्ट लेक्चर of this chapter, that is Sales Documents of Accounting। सी ये चैप्टर आपका आज कंप्लीट हो चुका है। सर कल से हम क्या पढ़ेंगे? कल हम पढ़ेंगे बच्चों अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। कल हम स्टार्ट करेंगे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स चैप्टर नंबर 3, जिसकी PDF मैं ऑलरेडी आपको सेंड कर चुका हूँ। क्लियर है? यस सर। ओके बेटा, दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे। सर। हाँ बेटा बोलो। सर जो वो आपने मतलब 6 चैप्टर की अकाउंटिंग इक्वेशन, उसके इलस्ट्रेशन जो आपने करवाए थे वो भी करने हैं ना कॉपी में, SW वाली कॉपी? हाँ बेटा करने हैं, इलस्ट्रेशंस करने हैं। मैंने कुछ अनसोल्ड क्वेश्चंस भी आप लोगों को सेंड किए थे, कुछ अनसोल्ड क्वेश्चंस भी आप लोगों को सेंड किए थे, वो भी करने हैं बेटा। ठीक है ना? ओके सर। ओके बेटा, बाय। थैंक यू सर। वेलकम।